हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है, फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के 4 चैप्टर का 9th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.9। पिछले लेक्चर 4.8 में आपने पढ़ा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लॉरेंज फोर्स जो आपने पढ़ा उसमें आपने देखा कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है कुछ वेलोसिटी के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है और वो फोर्स किसके बराबर होता है? F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है। बात समझ में आ गया? ये पढ़ा आपने। और एक और पढ़ा था लॉरेंज फोर्स की जब एक चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह एंटर करता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, तब जब उस पर फोर्स लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी लगता है। वो आपने पढ़ा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है कुछ वेलोसिटी के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। बात समझ में आया? ये चीज तो आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आपका टॉपिक यही है कि अलग अलग केस में हम देखेंगे चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तब उस पर कैसे फोर्स लगेगा और फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा। समझे? जैसे पहला केस हम लेते हैं, फर्स्ट वन। पहला केस हमारा ये है कि हमने ये माना कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जीरो एंगल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैं यहां बना देता हूं इस तरीके से, ये आपकी क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब चार्ज पार्टिकल को क्यू चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया, ये हमारा क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। यहाँ से आया पीछे से और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, यानी कि इसकी वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड b दोनों के बीच में जीरो एंगल, यानी कि दोनों पैरेलल हैं एक ही डायरेक्शन में। तब इन पर कितना फोर्स लगेगा? तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा जो होता है इस v और b के बीच का एंगल होता है। v वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हम इस पर एरो भी लगा सकते हैं इस तरीके से, और b मैग्नेटिक फील्ड, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में डायरेक्शन। तो साइन थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, जो हमें देखने से पता चल रहा है डायग्राम से कितना हो गया? 0। तो हमने यहां लिख दिया साइन 0 डिग्री। अब क्या करा? क्यू वी बी और इस साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो फाइनली 0 आ गया, यानी कि इस कंडीशन में इस चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एंटर कर जाता है, तब चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब दूसरा केस देखते हैं। अब हमने मान लिया कि हमारा चार्ज पार्टिकल यही q है और ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तब क्या होगा? फॉर्मूला यूज करते हैं। F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा जो होता है, मैंने बताया अभी v और b के बीच का एंगल है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन तो राइट टू लेफ्ट और मैग्नेटिक फील्ड का है लेफ्ट टू राइट, तो इस v और इस b के बीच में
एंगल कितना बन गया 180, तो साइन 180 हो जाएगा। तो क्यू वी बी साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, फिर से 0, तो फाइनली 0। यानी इस केस में भी इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब हम ये देखेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है, यानी कि 90 डिग्री बनाकर एंटर करता है, तब क्या होगा। तो उसमें ये 2 स्टेप आप नोट कर लें, फिर मैं रब कर देता हूं। ओके, अब इसका थोड़ा सा अलग टाइप से बनाएंगे हम इसका डायग्राम। अब हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से दिखाएंगे ताकि थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन, जब हम इस तरीके से क्रॉस बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है और बोर्ड के अंदर घुस जा रही है, बिल्कुल बोर्ड के परपेंडिकुलर। अब इसमें क्या हो रहा है, मान लिया इसमें हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज, क्यू है तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एंटर करता है v वेलोसिटी से। तो इसका मैं पाथ जो है ट्रेस कर देता हूं, ये इस तरीके से गोल 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 घूमने लगेगा, इस तरीके से ये गोल गोल घूमने लगेगा। अब पिछले लेक्चर में आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा और एक और था राइट हैंड पाम रूल। ये दोनों ही रूल जो है वो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसको बताते हैं। यानी कि इन 2 रूल की हेल्प से आप ये फाइंड कर सकते हो कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंटर कर रहा है जैसे हमने डायग्राम बनाया, तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी तरफ ये बेंड हो जाएगा। अगर मान लो जैसे ये एक चार्ज पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे जा रहा है, अगर इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और लग गया और चेंज हो जाएगा। मान लो ये इस तरीके से जा रहा है, इस डायरेक्शन में लग गया फोर्स तो इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ और लग गया इस तरफ चला जाएगा। इस तरीके से, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा तो वो फोर्स ही तो डिसाइड करेगा कि उसका पाथ कैसा होगा। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज पार्टिकल तो सीधे चला जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं, राइट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। मैंने बताया दोनों रूल एक ही हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल में मैंने क्या बताया था, FBI, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये रूल दिया तो इसलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान रखना ये रूल को यूज करते राइट हैंड मत यूज करने लगना, फिर दिक्कत हो जाती, फिर गलत होने लगता है। तो ये हमारा थंब जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा 4 फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी, और सेंट्रल फिंगर जो है वो हमारा करंट का डायरेक्शन बताएगी, यानी कि FBI। तो हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ये जो हमारी सेंट्रल फिंगर होती है ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन भी बता रही है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे, देखो एक चीज समझना आपको, पॉजिटिव, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन हम करंट के डायरेक्शन को लेते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा होता है वो डायरेक्शन हम करंट का डायरेक्शन मानते हैं, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जा रहा होता है उसके अपोजिट हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं। आपको पता ही है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बताया क्या कि ऐसे आपने एक कंडक्टर ले लिया और इसमें आपने एक सेल लगा दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो ड्रिफ्ट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि ये इस तरफ चलेगा इलेक्ट्रॉन, और करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट का तो इधर है।
तो करंट, इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन सपोज कर लो, मान लो अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता जो कि फ्री टू मूव, बात समझना, फ्री टू मूव पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज और है, जब किसी मेटालिक कंडक्टर की हम बात करते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ देता है तो वो तो पॉजिटिव आयन बन जाता है। किसी भी एटम, हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो तो पॉजिटिव आयन बन गया। लेकिन क्या होता है, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर की अगर बात करें तो उसमें ये जो पॉजिटिव आयन बनते हैं ये मूव नहीं करते, वो तो अपनी जगह फिक्स रहते हैं, क्योंकि अगर वो मूव कर गए तो इस कंडक्टर का डेफिनेट शेप ही नहीं रहेगा। तो अब आप ये देखें कि अगर हम ये मान लें, सपोज कर लें, कंसीडर कर लें कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्री टू मूव है, यानी कि वो मूव कर सकता है, सब मान लें, तो वो किधर मूव करेगा? अगर वो ऐसा मान ले तो वो इस तरह मूव करेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि प्लस टर्मिनल उसे धक्का देगा, माइनस खींचेगा। तो जिस डायरेक्शन में प्लस चार्ज जाता है वो डायरेक्शन हम करंट का मानते हैं, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट का मानते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो आप करंट का डायरेक्शन किधर मानेंगे? इसके अपोजिट में, यानी कि इस तरीके से ए और बी ले लिया मैंने, कहा इलेक्ट्रॉन जो है बी से ए की तरफ जा रहा, तो करंट ए से बी की तरफ जा रहा। बात समझ में आया नहीं आया? ये चीज़, इस चीज को ध्यान रखना। तो अब क्या होगा, ये हमारा चार्ज पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी का अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, यानी कि ये इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर टेंजेंट बनेगी उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, वही डायरेक्शन हम किसका मानते हैं? करंट का। पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, देखो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? अभी ये लेफ्ट टू राइट, तो ये डायरेक्शन हमने किसका माना? करंट का। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये सेंट्रल फिंगर किसका बताया? करंट का डायरेक्शन, तो थंब क्या बताएगा? फोर्स का। तो इस पॉइंट पर इस पर फोर्स लगेगा इस तरीके से, तो एफ एम लिख दिया, एफ एम रेडियो नहीं है ये मैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज एंटर कर रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगा रही, उसका डायरेक्शन। अब इस तरीके से मान लो ये यहां पर आ गया, अब जब ये इस पॉइंट पर आ गया तो इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करें तो वो इधर होगा। बात समझ में आया? अब इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो फिर लेफ्ट हैंड रूल लगाना। अब देखो यही चीज है, अगर यहां पर आप लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे तो हमें हाथ बहुत ज्यादा इस तरीके से ऐसे करके बेंड करना पड़ेगा, मुझको ऐसे, ठीक है? तो कई कई जगह ऐसा होता है हाथ को बहुत ऐसे 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 बेंड करना पड़ता है, तो उस केस में हम राइट हैंड पाम रूल को यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब राइट हैंड पाम रूल में आपको पता है ये डायरेक्शन फोर्स का, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा क्या हो गया? करंट। तो करंट का डायरेक्शन आपको पता है, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जाता है वही डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, वो डायरेक्शन हम करंट का कंसीडर करते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, थंब क्या हो गया? इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, तो हम ये मान रहे हैं ये डायरेक्शन हो गया चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का, और फोर्स का डायरेक्शन ये, यानी कि ये डायरेक्शन हो गया करंट का, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स इधर, तो इस तरीके से ये आ गया एफ। तो ये जो डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं ये वेलोसिटी का एक्चुअल में दिखाने का डायरेक्शन, ये नहीं कि करंट का डायरेक्शन मानना है, करंट का, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जा रहा है। अब आपको लग रहा होगा ये तो बोल रहा है गोल गोल जा रहा है, गोल गोल तो जा रहा है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आपने 11th में पढ़ा होगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है
तो उसकी वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, या कोई भी, जरूरी नहीं चार्ज पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए जिस पॉइंट भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो टेंजेंट उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगी। जब इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर ये जो क्यू चार्ज है उसके अकॉर्डिंग हम ये बोलेंगे कि करंट का डायरेक्शन भी इधर है। जब करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गई, तो फोर्स इधर आ गया। अब इसी तरीके से इस पॉइंट की बात करें, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही करंट का डायरेक्शन। तो जब करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंट्रल फिंगर जो है करंट का डायरेक्शन, थंब फोर्स का, तो इस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन ये आ गया। तो कंडीशन क्या होती है, इसलिए किसी भी पॉइंट पे, ये तो मैंने ये पॉइंट लिया, अगर आप यहाँ कहीं भी लोगे तो हर पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ ही इस तरीके से लगेगा, ऐसा हर पॉइंट पे, जितने ही बना लो। तो जब हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ लगेगा, तो इसीलिए जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ये गोल 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 घूमने लगता है। ठीक है, अब जब ये गोल 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 घूमने लगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर कर रहा है, 90 डिग्री बना के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे अंदर की तरफ, समझना, मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है। तो अगर ऐसे एंटर कर रहा है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, जरा देखो, 90 बनना है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनना। तो जब ये गोल गोल घूमता है तो क्वेश्चन आता है, ये जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसका रेडियस क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस चार्ज पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स हैं, उन्हीं को हम फाइंड करेंगे। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल है, बहुत आसान है। देखो, अब हमने क्या करा, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है उसका तो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हम F इक्वल्स टू QVB और साइन थीटा की जगह पर साइन 90 पुट कर दें। साइन 90 क्यों? क्योंकि अभी बताया कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो परपेंडिकुलर एंटर करता है। परपेंडिकुलर का मतलब कि बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरीके से है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है, यानी कि V और B के बीच में एंगल 90 बनना है। तो F इज इक्वल टू QVB, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसको लिख दिया साइन 90 इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या हो गया, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जो इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है, ये इसे गोल 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 घुमा रहा है। तो जब ये इसे गोल गोल घुमा रहा है तो हम इस मैग्नेटिक फोर्स की जगह पर mv² अपॉन r लिख देंगे। याद आया है फॉर्मूला 11th का कुछ? ठीक है, 11th का याद आया कुछ या कुछ और ही याद आ गया 11th का? ठीक है, देखो ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है m। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो m जो है वो मास है चार्ज पार्टिकल का, v वेलोसिटी है और r जिस सर्कुलर ऑर्बिट में चार्ज पार्टिकल घूम रहा उसका रेडियस, यहां से यहां तक का ये रेडियस मान लो, एक बना देते हैं रेडियस, यहां ये हमारा रेडियस हो गया r। इस f को हटाकर हमने mv² अपॉन r क्यों लिखा? हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो f क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती, लेकिन वो फोर्स ऐसा लगता कि चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमा देता। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा होता तो हम बोलते उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यानी कि कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है।
तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये mv²/r लिख दिया। अब क्या करना है, इससे ये कैंसिल हो गया, r का एक्सप्रेशन बनाना है, r को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा mv/qv। ये रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया हमारा इस चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बनाकर एंटर करता है। चार्ज पार्टिकल के मास की वैल्यू, जो भी चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल का चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो r आ जाए। अब बात आती है कि अगर ये इस पॉइंट से चला तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट जब कर लेगा तो टाइम कितना लेगा, यानी कि टाइम पीरियड, एक रेवोल्यूशन में ये चार्ज पार्टिकल टाइम कितना लेगा, अगर वो निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक। अब हमने क्या किया, इस टाइम की जगह पर ले लिया कैपिटल टी, इसकी ले लिया कैपिटल टी, मतलब एक चक्कर यहां से स्टार्ट हुआ, घूमकर फिर यहीं आ जा, उसके लिए जो टाइम लेगा वो हो गया कैपिटल टी। अब देखो यहां से चला और ये कंप्लीट यहां से चक्कर लगा के यहां आ गया, तो इस देखो वैसे अगर आप देखोगे तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप वैसे देखो तो आपको लगेगा जिस पॉइंट से चला वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो बात ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट नहीं, हम बोल रहे हैं ये इसने ऐसे चक्कर कंप्लीट किया तो इस सर्कुलर ऑर्बिट की लेंथ कितनी हुई उसकी बात करें, इस सर्कुलर ऑर्बिट की लेंथ कितनी हुई, तो वो लेंथ जो हो गई वो कितनी हो गई 2πr, 2πr। बात समझ में आया। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लग रहा है तो आप स्पीड का फॉर्मूला समझ लो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरीके से समझ सकते हैं अगर आपको उसमें डाउट लग रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, अपॉन v जो हो गया उसकी वेलोसिटी एज इट इज पुट कर दिया। अब क्या करना है, t इक्वल्स टू 2πr अपॉन v आ गया, तो हमने लिखा 2πv एज इट इज, और r की जगह पर ये जो निकाला है इसको पुट कर दो तो क्या हो जाएगा mv अपॉन qb, इससे कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका t इक्वल्स टू 2π m अपॉन क्यू। ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। बात समझ में आया, इतना क्लियर हो गया ये चीज। अब इसमें क्या हो गया, जब हम ये हमारा हो गया, फिर उसके बाद हम निकालते हैं ये हमारा टाइम पीरियड, टी इज द टाइम पीरियड। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से एन से एफ, ये तीन लेटर जो है ये तीनों किसके लिए हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। तो ये जो है जब इसको टी के प्लेस पर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी के प्लेस पर इसकी वैल्यू पुट करो तो 2πm, और जो क्यू भी है, जो डिनोमिनेटर में क्यू भी है वो अगले स्टेप में वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा न्यू इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2πm, ये आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया फ्रीक्वेंसी, ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब एक और आता है, अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब 1 सेकेंड में कितने चक्कर कंप्लीट कर लेगा। अगर वो निकालना है तो वो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा
2 पाई एफ के बराबर होती है या 2 पाई न्यू के बराबर होती है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई न्यू। तो अब क्या हो गया, ये ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई और न्यू की वैल्यू यहां से पुट कर दो, क्यू बी अपॉन 2 पाई एफ, इससे कैंसिल हो गया। तो ओमेगा ये आ गया क्यू बी अपॉन एम। बात समझ में आया? तो ओमेगा हमारा क्या है? ओमेगा है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं ओमेगा को। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया। तो ये हमने जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बनाकर एंटर करता है तो अलग अलग केस में हमने ये देखा कि जब चार्ज पार्टिकल पहले 0 डिग्री एंगल बना के एंटर कर रहा तब फोर्स कितना लग रहा, जब 180 बना के एंटर कर रहा तब कितना लग रहा, और जब 90 डिग्री एंगल बना के एंटर कर रहा तब कितना लग रहा। और उस केस में रेडियस क्या होगा चार्ज पार्टिकल का, टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी या एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या होगी। एक चीज और देख लें, ये फॉर्मूला 2 पाई न्यू कैसे आ गया ये मैं बता देता हूं। ये आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूं। ओमेगा 2 पाई न्यू इसके बराबर, ठीक है, इसको पता है तो अच्छी बात है। यहां पर देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है, मान लो यहां से चला ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और ये एंगल हो गया थीटा। तो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है वो होता है थीटा अपॉन टी। टी हो गया ए से बी तक पहुंचने का टाइम, यानी कि एक पार्टिकल यहां ए से बी पहुंचा, एंगल कितना कंप्लीट करा उसने, थीटा, टाइम कितना लिया, टी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगल की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर यूनिट की बात कर रहे हैं इस ओमेगा की होती है रेडियन, एंगल तो रेडियन में हो गया, टाइम की हो गया सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अब सपोज कर लो यही पार्टिकल पूरा एक चक्कर लगा ले, तब क्या होगा, तब जो ये पूरा एंगल बनेगा ये हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। और पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लिया वो हो गया टी। तो हमने इसकी जगह लिखा ओमेगा इक्वल्स टू, थीटा के प्लेस पे क्या लिखा, 2 पाई, यानी कि आप पूरा चक्कर लगा लिया तो एंगल कितना हो गया 360 डिग्री और टाइम हो गया टी। अब हमने लिखा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इनटू, और ये जो अपॉन में टी है इसे इधर लिख दिया 1 अपॉन टी। अब आपको पता है कि 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के, तो मैंने उसकी जगह ये न्यू लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखा, 1 अपॉन टी। तो समझ आया ये फॉर्मूला कैसे आया। तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है ओमेगा। अब इसके बाद क्या देखना है, आपने देखा 0 डिग्री एंगल बना के एंटर कर रहा, क्या हुआ, 180 बना के एंटर कर रहा तब क्या हुआ, 90 डिग्री एंगल बनाकर एंटर कर रहा तब क्या हो रहा है। अभी तो 3 ही एंगल की बात हुई। अब अगर हम 360 एंगल की बात करें, यानी कि वो तो 10 डिग्री बनाकर भी एंटर कर सकता है, 20 डिग्री भी कर सकता है, 90 डिग्री भी कर सकता है, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर चार्ज पार्टिकल कोई भी एंगल बनाए, मतलब इन 3 को छोड़कर, 3 किसकी बात कर रहे हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और किसकी बात कर रहे हैं, 90 डिग्री। इन 3 को छोड़कर अगर कोई एंगल बनाकर एंटर करता है तो वो कहते हैं व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन आर्बिट्री एंगल। आर्बिट्री एंगल का मतलब होता है कोई भी एंगल बना सकता है वो,
आर्बिट्री कोई भी एंगल, तब क्या हो, तब कैसा पाथ फॉलो करेगा, तब अगर गोल गोल घूम रहा है तो कैसे गोल गोल घूम के चल रहा होगा, अगर गोल घूम रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एंगल ऑफ वेलोसिटी, इस तरीके से कंडीशन है। तो आप उसको समझें। अब हमने ये मान लिया आर्बिट्री एंगल में तो कोई भी एंगल बना सकता है, लेकिन उस कोई भी में एक चीज समझना है, 3 एंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम, 0, 180 एंड 90, इनकी बात नहीं कर रहे, इनकी बात कर चुके। अब क्या हो रहा है, हमने यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया B। अब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल, इस तरीके से कुछ एंगल बनाकर एंटर करता है और v वेलोसिटी के साथ, चलो इसको ऐसे, v वेलोसिटी के साथ एंटर करता है। यानी कि ये एंगल क्या हो सकता है, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, कितना भी हो सकता है उन 3 को छोड़कर। 3 तो समझ ही गए हो, एक तो 0 डिग्री की बात कर रहा हूं, 0 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी बात नहीं करना है, इनको छोड़कर कोई भी एंगल। तो क्या होता है जी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, तो उसमें फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, अंदर की तरफ। तो पता ये कैसे चलेगा, जैसे ही ये इस तरीके से एंटर करेगा तो ये इस तरीके से ऐसे गोल 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 इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, ऐसे चलेगा, इस तरीके का ये पाथ फॉलो करने लगेगा। बात आई समझ में? और फोर्स कहां लग रहा है, वो अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ लग रहा है तो अंदर की तरफ एरो कैसे दिखाएंगे, तो वो दिखा नहीं रहे। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो फिर वो पता कैसे चलेगा, वो ऐसे चलेगा, ऐसे गोल गोल घूमता हुआ, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से बात समझना। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये कुछ एंगल बना रहा है, देखो उसकी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर, ये थंब के पॉइंट पर, इस तरीके से पहले समझ लो, बहुत आसान है। इस तरीके से ये हमारा रेड कलर का चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो यहां पर ये एंगल बना रहा है कुछ, अभी 90 तो है नहीं, कोई भी एंगल बनाता हो। तो जैसे ही ये इस तरीके से एंटर करेगा तो ये ऐसा नहीं है, ऐसे चलने लगेगा, ऐसे, यानी स्प्रिंग जैसा शेप था ना उसी तरीके। तो उस पाथ को क्या बोलते हैं, इस तरीके गोल गोल, जैसे बता रहा हूं, इस तरीके गोल 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 भी घूम रहा हूं, आगे भी चल रहा हूं, तो हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं इसको, हेलिकल। और जो मॉर्टिन जैसा शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल। उसको क्या बोलते हैं, अगर कोई क्या करे ऐसे गोल 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 इस तरीके बड़ा होता है तो हम बोलेंगे स्पाइरल पाथ। और इस तरीके से चल रहा है स्प्रिंग जैसा, गोल गोल भी घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हेलिकल पाथ। तो ये चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ फॉलो करने लगे। इतना समझ में आया? अब क्या हुआ, ये जो इसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये एंटर करता है, इसको हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। देखो रिजॉल्व में क्या है, जैसे ये वेलोसिटी है, यानी कि ये पेन जो है v वेलोसिटी, अब मैंने इसको बीच में से कट करा, आधे इधर, यानी कि आधा इधर आधा इधर, बीच में कुछ रहेगा, डायलॉग फेमस सुना ही होगा, आधे इधर जाएंगे आधे इधर जाएंगे और बाकी मेरे पीछे आएंगे। तो खुद सोचो, जब आधे इधर चलेगा आधे इधर चलेगा तो पीछे रह कौन गया। तो वही चीज है, जब ये पेन है ये v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच में से काटा, आधा पेन इधर आधा पेन इधर, तो बीच में थोड़ी रहा, तो रिजॉल्व कर दिया 2 कंपोनेंट में, उस पेन को डिवाइड कर दिया। तो ऐसे हमने v वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करा, तो एक कंपोनेंट बना ये हॉरिजेंटल, तो हमने इसको लिखा v cos थीटा, क्योंकि यहां पर थीटा लिया है इस हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ, तो इसको लिखेंगे v cos थीटा। और एक कंपोनेंट बना है यहां पर, इसको हमने लिया v sin थीटा। बात समझ में आया?
एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। ये हमारा वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट कहलाता है। इस तरीके ये हमारा v cos थीटा क्या वेलोसिटी का पैरेलल। अब पैरेलल किसकी बात कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है ना, तो इसको हम बोल देते हैं यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं vx वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, या v ऐसे साइन बना दिया वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, मतलब वो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। ये इसको हम बोल सकते हैं vy वर्टिकल कंपोनेंट, और इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये परपेंडिकुलर का साइन क्यों, क्योंकि ये v sin थीटा इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। अब क्या करेंगे हम, जब हमने ये लिख लिया, इस वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व कर लिया, इस वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व का मतलब होता है दो पार्ट में तोड़ लिया। तो अब हमने जो पिछले अभी जस्ट पहले जो रेडियस का एक्सप्रेशन ड्राइव करा था r इक्वल्स टू mv अपॉन qv, यही तो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था हमने, यही हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बनाकर एंटर करता है तब उसका रेडियस ये होता है। अब ये देखना है, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये 90 डिग्री एंगल तो बना नहीं रहा था, तो कोई दूसरा एंगल बना रहा था। इन तीन में से तो बना नहीं रहा था, 0, 180, 90 में से कोई बना नहीं रहा था, इनको छोड़कर कोई बना रहा। तो इसका जो चलने का तरीका मैंने बता दिया, हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा था, यानी कि ये गोल गोल तो घूम रहा था, साथ में ये आगे बढ़ रहा है। या तो इस तरीके से कोई चीज घूमती रहा एक ही जगह पर, अब ऐसे तो घूम नहीं रहा, तो ऐसे तो घूम रहा आगे, ऐसे तो गोल गोल भी घूम रहा, आगे आगे भी घूम रहा। तो बात ये आ रही यहां पर कि अगर हम इस केस की बात करें तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक v sin थीटा और एक v cos थीटा। इन दोनों में से ये जो चार्ज पार्टिकल है जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा कुछ एंगल बनाकर, तो किस कंपोनेंट की वजह से गोल गोल घूम रहा है, यानी कि इस वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से ये चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है। ये जो q चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा ये गोल गोल घूम रहा है, ध्यान समझना। तो ये v sin थीटा की वजह से गोल गोल घूम रहा है या v cos थीटा की वजह से? तो एक चीज समझना, ये घूम रहा इस v sin थीटा की वजह से। अब इसका भी देखो रीजन बताऊंगा। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं r इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर, मतलब v की जगह पर मैं ये वाला कंपोनेंट लूंगा, ये वाला नहीं लूंगा, ये पैरेलल कंपोनेंट नहीं लूंगा, और अपॉन qv। अब क्यों है ऐसा मैं उसका भी रीजन बताता हूं। v परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिख दिया v sin थीटा अपॉन qv, ये आ गया। अब एक चीज देखो, ये कंपोनेंट लिया क्यों हमने, v sin थीटा क्यों लिया, v cos थीटा क्यों नहीं लिया। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग जैसे दिखा रखा है, और कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे एंटर करता है, तो उस कंडीशन में क्या वो गोल गोल घूमता है? नहीं घूमता। उसकी कितनी वेलोसिटी हो, कम हो या ज्यादा हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और चार्ज पार्टिकल उसमें ऐसे घुसता है तो वो सीधा ही ऐसे चला जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगाएगी। यानी कि वेलोसिटी का ये जो v वेलोसिटी है ये तो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग है, तो ये उसको हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग ही लेके चली जाएगी। तो ये जो कंपोनेंट है v cos थीटा, इसका डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और जिस कंपोनेंट वेलोसिटी के कंपोनेंट का डायरेक्शन b के डायरेक्शन में होता है, वो वेलोसिटी का कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को कभी गोल गोल नहीं घुमा सकता। क्योंकि आप प्रैक्टिकली समझो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अब चार्ज पार्टिकल ऐसे घुसा, तो जब ऐसे घुसा तो सीधा ही क्यों चला गया, क्योंकि उस समय वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी
और जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स ही नहीं लगा। तो ये जो v cos थीटा इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, इस कंपोनेंट की वजह से लगाएगी। और जब इस कंपोनेंट की वजह से लगाएगी तो ये कंपोनेंट कैसा है, परपेंडिकुलर। तो इसी की वजह से चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है। अब इसमें देखो ये हमारा एक्सप्रेशन किस केस में आ गया कि जब चार्ज पार्टिकल कोई एंगल बनाकर एंटर करता है। अब आप इसमें देखो इसे चेक कर सकते हो। मान लिया हम इसी केस की बात कर रहे हैं, ये तो कुछ एंगल बना रहा है। अब हम इसी मैग्नेटिक फील्ड में इसी चार्ज पार्टिकल को दोबारा से ऐसे नहीं एंटर कर रहे हैं, अब दोबारा से हम इसे ऐसे एंटर कर रहे हैं, यानी कि पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। जब पैरेलल एंटर कर रहे हो तो v, ये v का डायरेक्शन हो गया और b के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो जरा यहां साइन 0 पुट करोगे, तो साइन 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। साइन 0 पुट करोगे यहां पे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो रेडियस 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस 0 होने का मतलब ये हो गया कि चार्ज पार्टिकल सीधा ऐसे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, चार्ज पार्टिकल ऐसा, तो वो सीधा ही चला जाएगा, वो गोल गोल घूमेगा ही नहीं, तभी तो रेडियस 0 आ रहा, तभी रेडियस 0 आ रहा। लेकिन अगर क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है 90 डिग्री बनाकर, तो आप साइन 90 पुट कर देंगे, और जब साइन 90 पुट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन फिर से यही आ जाएगा। ये किसका एक्सप्रेशन था, ये 90 वाले केस का, इससे जस्ट पहले जो आपने करा कि चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री बनाकर जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा तब क्या होगा, तब रेडियस कितना होगा, तो वही आ जाएगा। अब यहाँ थीटा की जगह 90 पुट कर दो तो ये आएगा। समझ आ रहा है, ठीक। ये हमारा हो गया रेडियस, इतना क्लियर हुआ। फिर हम बात करेंगे अब टाइम पीरियड की। अब टाइम पीरियड निकालेंगे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला उसमें क्या था, 2 पाई r अपॉन v। स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, 2 पाई r अपॉन v। तो 2 पाई r अपॉन v लिख दिया। तो अब इस v हम इसमें क्या करेंगे, 2 पाई r के प्लेस पर तो जो हमने पहले एक्सप्रेशन निकाला था वही पुट करेंगे, ठीक है जी। ये r उस केस में लिया था, किसमें, जब 90 डिग्री बना के एंटर करा, उससे ड्राइव करके ये ले आए। तो अब इस r की जगह पर हम इस r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस r के प्लेस पे जब ये वैल्यू पुट करा, कितना है, m v साइन थीटा अपॉन क्यू, ये r की जगह वैल्यू पुट कर दी। और इस वेलोसिटी की जगह पर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, यानी कि v परपेंडिकुलर, यानी कि v साइन थीटा। अब लग रहा है ये फिर ये क्यों ले रहे हैं, इसको भी समझना, v साइन थीटा। इसके प्लेस पर मैंने ये v साइन थीटा लिखा, पहले इसको मैं एक्सप्रेशन लिख दूं फिर बताता हूं। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और इस v से v कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये 2 पाई m अपॉन क्यू बी, यानी कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन सेम आ गया। टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। हाँ, अब बात ये कर रहे हैं, ये क्यों लिया, ये वाला कंपोनेंट क्यों नहीं लिया हमने, यानी v cos थीटा क्यों नहीं लिखा यहाँ पर, v sin थीटा। सिंपल सी चीज है, इस कंपोनेंट की वजह से, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से ही चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है। इस कंपोनेंट की वजह से नहीं घूम रहा है, इस कंपोनेंट की वजह से तो आगे जा रहा है। ये चार्ज पार्टिकल के दो तरीके के मोशन है, समझना। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे भी चल रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है v sin थीटा, ये तो इसे गोल गोल घुमा रहा है, और ये जो कंपोनेंट है ये इसे आगे बढ़ा रहा है ऐसे करके। यानी कि अगर हम ये मान लें सिर्फ यही कंपोनेंट होता वर्टिकल, तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहता एक ही जगह, लेकिन ये कंपोनेंट भी प्रेजेंट है इसलिए ऐसे ऐसे चल रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो ये कंपोनेंट आगे ले जा रहा है और ये कंपोनेंट गोल गोल घुमा रहा है। तो जब गोल घूमेगा तभी तो आप टाइम पीरियड निकालोगे। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट, यानी कि यहां से स्टार्ट करा एक पॉइंट, घूम कर चार्ज पार्टिकल यहीं आ गया, कितना टाइम लिया, दैट इज टाइम पीरियड। तो गोल किसकी वजह से घूमा,
इस कंपोनेंट की वजह से। तो इसीलिए हमने इस v के प्लेस पर v परपेंडिकुलर लिया, यानी कि v sin थीटा लिखा, ना कि v cos थीटा। अब टाइम पीरियड आ गया। अब आपको पता है उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, अब आप निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है, तो फाइनली कितनी आ जाएगी, ये क्यू बी। जब इसको लिखोगे t के प्लेस पर तो ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 2 पाई। सेम एक्सप्रेशन अभी जस्ट निकाला 90 के केस में, वही ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एफ, 2 पाई एफ के प्लेस पे पुट करा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो क्या आ गया क्यू बी अपॉन एम आ गया। सेम एक्सप्रेशन ओमेगा किसके बराबर आ गया, क्यू बी अपॉन एम के बराबर, ये आ गया। तो बाकी टाइम पीरियड भी सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ये भी सेम आया, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम आया। बस इसमें डिफरेंस आया रेडियस में कि इसमें हमारा साइन थीटा आ गया, पर यहां पर जब 90 डिग्री था तब साइन थीटा नहीं था। बाकी ये फॉर्मूला, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ओमेगा का फॉर्मूला सारे सेम। अब इसमें एक चीज और निकालनी, इसमें निकालनी पिच। अब बच्चों आप समझिए पिच क्या होता है। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल बनाकर एंटर करता है, हमने बताया कि 90 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 180 नहीं होगा, तब वो हेलिकल पाथ फॉलो करता है, यानी कि इस तरीके का पाथ। यहां से चला, गोल गोल तो घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो ये आगे कैसे बढ़ रहा है, देखो आपको पिच समझना है, फिर ये आपको कॉन्सेप्ट खुद समझ में आ जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ये समझ लो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से ऐसे गया, गोल घूमकर यहीं नहीं आया, यहां से स्टार्ट होकर गोल घूमकर यहीं नहीं आया, यहां से घूमकर यहां आ गया, इधर आ गया, यानी कि ये पोजीशन समझ सकते हैं। चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद यहां आ जाता है, इस पॉइंट पर। ये पोजीशन देखें। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, अब ये क्या होगा, एक रेवोल्यूशन ही तो कंप्लीट करा, यहां से चला, घूमकर आ गया, तो एक रेवोल्यूशन में कितना आगे हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंच गया। तो ये लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में इस पॉइंट से स्टार्ट होना, इसी पॉइंट की बात करेंगे जब यहां आ जाएगा, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब वो कर लेगा तो कितना आगे बढ़ जाएगा, वही पिच कहलाता है, यानी कि ये डिस्टेंस पिच कहलाता है। यही रीजन है कि चार्ज पार्टिकल घूमकर यहां नहीं आता है, इस पॉइंट से स्टार्ट चल करके यहां नहीं आता है, वो आ जाता है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर ये जो स्ट्रिप है ये उसका पाथ बता रही है। अब क्या होगा, अगला जब वो राउंड करेगा तो यहां से चल के फिर घूमकर फिर यहीं नहीं आएगा, फिर घूमकर यहां आ जाएगा, फिर घूमकर यहां आ जाएगा। ऐसे हर बार जब वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो अपनी पोजीशन से थोड़ा लेफ्ट, जैसे आप देख रहे हो, इधर से इधर शिफ्ट करता जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में उसने ट्रैवल किया, दैट इज नोन एज पिच। और यही रीजन है कि चार्ज पार्टिकल इस तरीके से गोल गोल तो घूमता है, वो आगे भी बढ़ता जाता है। समझ आया? ओके। तो पिच तो कहलाती है, वो तो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर, वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर। अब इधर देखो, ये वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर आ गया, तो हमने इस डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दिया पिच। ये हो गया पिच, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखा पिच, वेलोसिटी के प्लेस पर वेलोसिटी और टाइम के प्लेस पर टी। दो एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा दैट इज टी। अब बात आ रही है v के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, v के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, यानी कि v परपेंडिकुलर या v साइन थीटा पुट करेंगे या v कॉस थीटा। तो आप यहां पे समझना, यहां पर हम पुट करेंगे पैरेलल कंपोनेंट, यानी कि v के प्लेस पे पुट करेंगे v कॉस थीटा और t के प्लेस पर t। तो जो v कॉस थीटा, अभी बताऊंगा v कॉस थीटा क्यों पुट करा,
इसको मैं हटा देता हूँ। टी के प्लेस पर हम टी का एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके हैं ये, तो हम पुट कर देंगे 2 पाई m अपॉन क्यू बी, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। ये एक्सप्रेशन आ गया पिच का। पिच क्या है? वो लीनियर डिस्टेंस जो पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में ट्रैवल करेगा। देखो मैंने अभी क्या बताया कि ये जो v cos थीटा है इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा है और इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल गोल घूम रहा है। तो अगर ये मैंने मान लिया कि हमारा चार्ज पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, बात समझना, ऐसे स्टार्ट होता है और चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, लेकिन अब इस केस में चार्ज पार्टिकल यहां से चला तो घूमकर यहां थोड़ी आ रहा है, यहां से चलने का थोड़ा सा आगे पहुंच जा रहा है, यहां से चलने के बाद थोड़ा आगे जा रहा है। तो इस तरीके से हमने डायग्राम दिखाया आपको, इस तरीके से स्ट्रिप है, इसमें तो ऐसे दिखाया है कि इस पॉइंट से चला घूमकर यहां नहीं आया, इससे और आगे आ गया। तो इसने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जो हॉरिजेंटल के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो इस कंपोनेंट की वजह से करता है और इस कंपोनेंट की वजह से गोल गोल घूम रहा है। तो इसीलिए हमने यहां पर जब पिच निकाला तो पैरेलल कंपोनेंट दिया, ये वाला कंपोनेंट हमने लिया। इतना क्लियर हो गया? ठीक। तो ये था, आपने पढ़ा कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बना के एंटर करेगा तब उसका रेडियस कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कितना होगी। और अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल नहीं बनाता है, उसको छोड़कर कोई भी आर्बिट्री एंगल बनाता है, आर्बिट्री एंगल में मैं बता दिया इन तीन को छोड़कर किसी की भी बात कर लो, 0, 180, 90, तब क्या होता है, तब उसका रेडियस क्या होगा, तब उसका रेडियस ड्राइव करवाया, तब उसका टाइम पीरियड कितना होगा। आपने देखा सिर्फ रेडियस का एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग था, उसमें साइन थीटा आ गया था, बाकी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी सारे के सारे सेम है जैसा कि 90 वाले केस में आपने ड्राइव किया। और एक इसमें टर्म और निकाला, पिच निकाला, क्योंकि पिच इसलिए निकाला क्योंकि चार्ज पार्टिकल से गोल गोल तो घूम रहा था, साथ में वो आगे भी बढ़ रहा था। लेकिन 90 डिग्री के केस में वो एक ही जगह गोल गोल घूम रहा, उसमें आगे नहीं बढ़ रहा, उसमें आगे नहीं बढ़ रहा। इसीलिए हमने 90 वाले केस में पिच को नहीं निकाला कि उसमें पिच होगी नहीं, पिच 0 कहलाएगी। पार्टिकल जहां से चला, ये पॉइंट मान लो फिक्स पॉइंट है, यहां से चला घूम कर फिर यहां आ गया, यहां से चला फिर यहां आ गया। लेकिन ये जो हमने केस किया इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, यहां से चलेगा यहां आ जाएगा, इतना डिस्टेंस आगे, अगली बार यहां से चलेगा यहां आ जाएगा, अगली बार यहां से चलेगा यहां आ जाएगा, इस तरीके से। इसलिए इसमें हमने पिच को भी फाइंड किया। इतना क्लियर हो गया? तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा जो उम्मीद करता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।